हेलो एवरीवन, दिस इज आबू स्नेही और आज हम 17 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स को हम प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे न्यूज़ में डिस्कस करते हैं जाकिर हुसैन जी को, जिनकी अनफॉर्चुनेटली अभी डेथ हो गई है। बट इनके बारे में इनका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो समझना ज़रूरी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तबला प्लेयर थे एंड इनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी मिला था 1990 के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर संगीत नाटक अकादमी की ही बात करें तो ये एक अकादमी थी जो कि 1953 में बनी थी एंड जब इसको बनाया गया था तब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक रिजोल्यूशन से बनी थी। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती थी। तो पहले तो इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, बट अब ये चेंज हो चुका है, अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेकिन उसके बाद जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है उसको बदला जाता है और जो संगीत नाटक अकेडमी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन पे ना क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे रैंडमली, क्योंकि जो जाकिर हुसैन जी है उनको ये अवार्ड मिला हुआ है और अभी वो न्यूज़ में है। तो इस अवार्ड के बारे में या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस फिल्म्स में बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन जो चेयरमैन है इस अकादमी के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए। तो ये बेसिक डिटेल्स है संगीत नाटक अकादमी के बारे में, इतना आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन जी तबला प्लेयर थे एंड इनको ग्रैमी नॉमिनेशंस भी मिले हैं 7 बार, जिसमें से 4 बार इन्होंने ग्रैमी जीता भी है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं या डिफरेंट स्टेट पीसीएस हैं, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। यूपीएससी में मेनली क्वेश्चंस बनेंगे तो वो संगीत नाटक अकादमी के बारे में बनेंगे, या फिर यूजुअली यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे वो आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोल देते हैं। एक जगह यहाँ पे नेम होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस के, और यहाँ पर होंगे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैच द फॉलोइंग में जाकिर हुसैन जी का नाम भी आ सकता है। इवन दो ये बहुत ही फेमस थे तो आपको इनका नाम ऑलरेडी पहले से पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लेवी अ हायर जीएसटी रेट ऑन टबैको शुगर्ड बेवरेजेस। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं इस एडिटोरियल में ये बोल रहे हैं कि जो सिन गुड्स हैं, सिन गुड्स क्या होते हैं? सिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो थोड़े से एडिक्शन कॉज करते हैं और वो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, उनको सिन गुड्स माना जाता है। ठीक है, तो जो सिन गुड्स हैं वैसे तो उन पे ना टैक्स हमेशा से ज़्यादा ही लगता है। एंड एक चीज़ आपको पता भी होगी कि जीएसटी जीएसटी पहली बात तो इसको 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब तक जीएसटी में कोई बड़ा इंक्रीज नहीं आया है फिलहाल तक। ठीक है, ऊपर से टबैको और शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस ये जो है इन पर जीएसटी में कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा है, क्योंकि जो सिन गुड्स है मैंने आपको बताया उन पे हिस्टोरिकली ज़्यादा टैक्स लगता था। जीएसटी का जब से रोल आउट हुआ है तब से टोबैको पर और जो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस है जो बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आप इनको बोलते हो, यहाँ पे ऑथर उनकी बात कर रहे हैं। टेक्निकली सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उनको सिन गुड्स का पार्ट नहीं माना जाता, लेकिन ऑथर ने इनको भी इंक्लूड करा है कि इन पर भी ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि टोबैको पे और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इन पे जीएसटी के स्टार्ट होने से अब तक कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा है। ठीक है, इवन दो इन पे ना कुछ माइनर जो एनसीसीडी है इस पे टैक्स पे माइनर इंक्रीज हुआ है। मतलब जो टोबैको है उस पे ओवरऑल आप देखो तो उस पे जीएसटी तो लगता ही है, उसके अलावा उस पर नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटीज भी लगती है। ठीक है, टोबैको पर ये 3-4 चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे रैंडम क्वेश्चंस फिल्म्स में बन जाते हैं तो वहाँ पे हम अटक ना जाए। क्योंकि तो ये जो अभी टोबैको और जीएसटी की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बहुत बार उसको मीडिया में लाया गया था, इसलिए ये डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो टोबैको पे अभी जीएसटी लगता है प्लस उस पे एनसीसीडी भी लग रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ बड़ा नहीं पिछले 7 साल में, जो कि टोबैको पे लग रहा है। और जो एनसीसीडी है इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, लेकिन ये भी ज़्यादा हाइक नहीं था। तो ऑथर बोल रहे हैं कि टोबैको पे और ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, इन पे भी ज़्यादा जो टैक्स है वो लगना चाहिए। तो अभी जैसे टोबैको पे जीएसटी और एनसीसीडी लगता है, तो जीएसटी के बारे में तो आप बेसिक चीज़ें जानते हो कि वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, बट ये एनसीसीडी क्या है? एनसीसीडी एक इसके नाम से आपको पता चल रहा है कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी। तो जो ओवरऑल कभी भी कोई भी कैलामिटी या कोई डिज़ास्टर आ सकता है कंट्री में, तो उसके लिए अलग से पैसा रखा जाता है। उस ही पैसे के अंदर जो टोबैको पर उसी
टबैको की जो कॉस्ट है उसमें से ही कुछ पोर्शन उस फंड में जाता रहता है, ठीक है? तो इसको अलग से चार्ज करा जाता है टोबैको पर। तो ये कुछ गुड्स पे लगता है और ये बेसिकली 2011 में 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 2003 में इंट्रोड्यूस हो गया था ये कस्टम्स पर। तो एक्साइज़ पर, एक्साइज़ मतलब कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, उस पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं एक्साइज़। कोई चीज़ ट्रेड हो रही है इंटरनेशनली, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, उस पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कस्टम। तो कस्टम पे 2003 से लग रहा है और एक्साइज़ पे कुछ प्रोडक्ट्स की ये लग रहा है 2001 से। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि एनसीसीडी क्या है। इस पे प्रीलिम्स में छोटा सा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। एनीवे, हुआ क्या है, क्योंकि जीएसटी में कुछ बढ़ावा नहीं हुआ, एनसीसीडी में छोटा सा ही इंक्रीमेंट हुआ। इसके कारण ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अभी भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं, ठीक है? तो इनको डिटर करने की, ताकि लोग इनको ना खरीदें, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि इनकी प्राइस बढ़ा दी जाए। लेकिन प्राइस बढ़ी नहीं, इसलिए जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि इसलिए इनका जो कंजप्शन है वो भी कम नहीं हुआ। रिसेंटली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसी के अंदर एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर इश्यू को डिस्कस करने के लिए। उसी को बोला जाता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग ने ये सजेस्ट करा कि टोबैको पर और जो शुगर स्वीटन बेवरेजेस हैं उन पे जीएसटी 28% से 35% तक इंक्रीज कर दिया जाए। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी फिलहाल जो जीएसटी स्लैब्स हैं वो है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ठीक है? इंडिया के अंदर 28% के ऊपर कोई स्लैब नहीं है, तो एक अलग से 35% का स्लैब बनाया जाएगा जिसमें इन दोनों प्रोडक्ट्स को डाल दिया जाएगा। ये रेकमेंड किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, ठीक है? और कुछ बहुत सारी डिटेल्स भी दी है ऑथर ने, जैसे इंडिया जो है टोबैको का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड में। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे फैक्ट्स प्रीलिम्स में पूछ ले जाते हैं क्योंकि अब टोबैको न्यूज़ में भी है। एंड ऑब्वियसली टोबैको एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, एंड बहुत सारी डेथ्स इससे इंडिया में डेली हो भी रही है। ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। एंड अगर आप देखो कि कितना इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है, क्योंकि जो लोग टोबैको खा के बीमार हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा खर्चा पे करना पड़ रहा है हॉस्पिटल में जाने का, दवाइयों का, मेडिसिन्स का, एट्सेट्रा। और बहुत बार जब वो बीमार होते हैं या उनको सपोज टबैको से कैंसर हो जाता है, तो उसके कारण वो जॉब भी नहीं कर पाते, तो उतना उनको पैसा लूज भी करना पड़ता है। सो द थिंग इज, इन सबको आप कैलकुलेट करो तो ये टोटल इकोनॉमिक बर्डन एक कंट्री पे कितना पड़ता है, ठीक है? तो द थिंग इज कि 2017 में देखा था कि जो एनुअल इकोनॉमिक बर्डन है वो 1.4% है जीडीपी का, टबैको यूज़ का और सेकेंड हैंड स्मोक का। और ये जो बर्डन है ये बहुत ज़्यादा है जितना टबैको से हम टैक्स कमाते हैं। मतलब कंट्री टबैको पे टैक्स लगा के जितना टैक्स कंट्री कमा रही है उससे बहुत ज़्यादा तो टबैको नुकसान कर रहा है फाइनेंशियली हमारा कंट्री का। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेट्रिक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये नंबर आप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो इस लाइन में लिखी है वो आपको याद रखनी है कि 2017 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब नया डेटा हमारे पास नहीं है, जो इकोनॉमिक बर्डन है वो 1.4% है जीडीपी का, और वो ज़्यादा है इकोनॉमिक बर्डन जितना हमारा टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे हैं हम टोबैको पर टैक्स लगा के। तो मतलब लॉस हो रहा है एक तरह से फाइनेंशियली हमें टोबैको के कंजम्पशन से, और हेल्थ लॉस तो हो ही रहा है, वो अलग बात। सो द प्रपोज्ड जीएसटी हाइक जो 35% है, जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि अच्छी बात है कि 28 से 35% के स्लैब में उनको डाला जाएगा, लेकिन ये 40% होना चाहिए था, ये वो बोल रहे हैं कि 40% होना चाहिए, 35% इनफ नहीं है, ठीक है? ये चीज़ ऑथर ने बोली है। उन्होंने ये भी बताया कि 35% जब जीएसटी वाले स्लैब में टोबैको प्रोडक्ट्स को डाला जाएगा तो उनकी प्राइस 5% बढ़ जाएगी और कंजम्पशन जो है वो 5% कम हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ महंगी होती है तो ऑब्वियसली उसका कंजम्पशन कम होता है। बट टोबैको क्योंकि एक नार्कोटिक सब्सटेंस है, उसका एडिक्शन लग जाता है, तो प्राइस ज़्यादा होने के बाद भी बहुत सारे लोग उसका कंजम्पशन शायद कम ना करें, ठीक है? तो ये चीज़ है। डब्ल्यूएचओ जो है उन्होंने एक कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल भी बनाया है, ठीक है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। अब ये भी अलग से आपको ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल किसने बनाया है? डब्ल्यूएचओ ने बनाया है। इतना डिफिकल्ट नहीं है याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑब्वियस है, और इंडिया ने इसको साइन करा है। ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है प्रीलिम्स में दैट इंडिया ने डब्ल्यूएचओ का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर टोबैको कंट्रोल है ये साइन नहीं करा है, बट ऐसा नहीं है, हम साइन कर चुके हैं उसको। और उसने रिकमेंड करा है कि सारे ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स मस्ट बी टैक्स कंपैरेबली। देखो टोबैको सिर्फ एक फॉर्म में नहीं आता,
टबैको सिगरेट्स के अंदर भी होता है, टबैको को च्यू भी करा जाता है। तो मल्टीपल फॉर्म्स में टबैको एग्जिस्ट करता है ना? तो अगर आपने एक टाइप के टबैको प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया और दूसरा जो टबैको का प्रोडक्ट है उस पे टैक्स कम है कंपैरेटिवली, तो लोग इसको छोड़ के इसको कंज्यूम करने लग जाएंगे। तो टबैको पे टैक्स एक्स्ट्रा लगाने का जो हमारा एम था कि लोग उसका कंजम्पशन कम करे, वो तो पूरा हुआ ही नहीं। ठीक है? तो ये फ्रेमवर्क क्या कहता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं टोबैको के, उन सब पे कंपैरेबल टैक्स लगाओ, सिमिलर सा टैक्स लगाओ, ताकि सब्सटीट्यूशन चालू ना हो जाए कि किसी टोबैको प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स है तो वो उस टोबैको को प्रोडक्ट पे चले जाएंगे जिस पे टैक्स कम है। ऐसा ना हो, इसलिए सब पे सेम टैक्स लगाओ और सब पे हायर टैक्स लगाओ। तो ये चीज़ ऑथर ने सजेस्ट करी है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं। इसमें कुछ इकोनॉमिक्स के फाइनेंशियल डिटेल्स भी थी और थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी था जो हमारा क्लियर भी हो गया होगा और आपको और चीज़ें समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, ग्रीन हाइड्रोजन एंड फाइनेंसिंग चैलेंज। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? व्हाट इज़ दिस? देखो, हम बहुत टाइम से फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट हो जाता है एनवायरनमेंट में। और ये कार्बन क्या करता है डिफरेंट फॉर्म्स में, चाहे वो ब्लैक कार्बन है, चाहे वो कार्बन से ही मीथेन बनता है, कार्बन से ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ये सारे क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे काम करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से दूर जाएं। अब इसका ही एक ऑल्टरनेटिव निकल के आता है हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन एक बेसिक गैस है। हाइड्रोजन में आपको कहीं कार्बन नहीं है क्योंकि वो खुद में एक एलिमेंट ही है। ठीक है, हाइड्रोजन खुद में एलिमेंट है। बस 2 एलिमेंट साथ में आ जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है, सिंपल। तो द थिंग इज कि हाइड्रोजन गैस को अगर आप एज अ फ्यूल यूज करोगे तो इससे कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रहा। होगा भी कहाँ से, इसमें कार्बन थोड़ी है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही तो है। तो इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रहा। और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के बाद जो ग्रीन हाइड्रोजन है स्पेशली, जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना, वो क्या निकलता है? अब देखो, जो फॉसिल फ्यूल है इसको आपने जलाया तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो पार्टिकुलेट मैटर आप न्यूज़ में सुनते हो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 10, ये क्या है? ये फॉसिल फ्यूल को जलाने के बाद ही निकलते हैं, जिनको आप वीओसी भी बोलते हो। वीओसी है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि वॉलेटाइल है, मतलब हवा में उड़ते रहते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? ये पोल्यूटेंट्स ही तो हैं सारे। ये फॉसिल फ्यूल को जलाने से आते हैं, इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। हाइड्रोजन फ्यूल को आप जलाओगे तो क्या निकलेगा? H2O, जो कि है वाटर, पानी। ठीक है, तो आप देखोगे कितना डिफरेंस है हाइड्रोजन और फॉसिल फ्यूल में। पहली बात तो हाइड्रोजन को जलाने से कोई कार्बन नहीं निकल रहा। दूसरी चीज, उसका बाय प्रोडक्ट है पानी, और उसी पानी को यूज करके आप और हाइड्रोजन बना सकते हो। तो ये एक सस्टेनेबल मॉडल है फ्यूल जनरेशन का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन पे। सो अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसको भी समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन मेनली 3 टाइप की होती है। वैसे तो बहुत टाइप और भी बहुत डिफरेंट कलर्स की हाइड्रोजन है, बट प्राइमरीली प्राइमरीली 3 टाइप की ही है, जिसमें आ जाता है ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है? ग्रे हाइड्रोजन में बेसिकली हाइड्रोजन को फॉसिल फ्यूल से बनाया जाता है। देखो, फॉर एग्जांपल, जो मीथेन है, मीथेन में कार्बन भी तो होती है ना। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो देखो, मीथेन में 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो पहले क्या करा जाएगा, मीथेन को यूज करा जाएगा, उससे इसी से जो हाइड्रोजन है ना, इसको अलग से निकाला जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपको पहले मीथेन चाहिए। और मीथेन अगर आप कहीं से लाए हो, आपने ज़मीन से निकाली है, बहुत सारी जो कार्बन जो कोल माइनिंग में स्पेशली कभी कभी मीथेन भी निकलती है। तो मीथेन को आपने कैप्चर करा है, तो मतलब ज़मीन में जो मीथेन है, ज़मीन में जो कार्बन है, आपने उसको निकाला, फिर उसमें से आपने हाइड्रोजन निकाला है। तो इससे कार्बन तो ज़मीन में से एटमॉस्फेयर में आ ही गया ना। तो ये जिस टाइप का हाइड्रोजन प्रोक्योर करने का जो तरीका है, जिसमें कार्बन भी एटमॉस्फेयर में आप ऐड कर रहे हो, तो ये ग्रे हाइड्रोजन है, ये किसी काम का नहीं है। इससे बेटर तो आप कोल ही यूज़ कर लो, है ना? मीथेन डायरेक्टली यूज़ कर लो। इसमें से हाइड्रोजन निकाल के आप यूज़ कर रहे हो, तो कार्बन तो आपने वेस्ट प्रोडक्ट जैसे निकाल ही दिया एनवायरनमेंट में। तो सबसे अनसस्टेनेबल हाइड्रोजन है ग्रे हाइड्रोजन। फिर आती है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें जो कार्बन निकल रही है ना एक्स्ट्रा ग्रे हाइड्रोजन में, उसको हम स्टोर कर लेते हैं। इसको बोला जाता है कार्बन स्टोरेज एंड कैप्चर। ठीक है, कार्बन स्टोरेज एंड कैप्चर। इसमें जो भी कार्बन बन रही है उसको आप स्टोर कर लेते हो या उसको कैप्चर करके अर्थ के अंदर वापस डाल देते हो।
तो इससे क्या हो रहा है, इवन दो आपने फॉसिल फ्यूल को ही यूज करा, लेकिन जितनी भी कार्बन एमिट हो रही थी उसको आपने वापस स्टोर कर दिया। इसमें और प्रॉब्लम्स भी हैं ब्लू हाइड्रोजन में, कि एक तो पहले आपको स्टार्टिंग मटेरियल ही फॉसिल फ्यूल चाहिए, मीथेन चाहिए, तो वो थोड़ा सा अपने आप में गलत हो जाता है। फिर मीथेन को बर्न वगैरह करने में उसके साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो रहता ही है। मीथेन हमेशा प्योर नहीं मिलेगी आपको, मतलब कभी कभी मिलती है बट जनरली नहीं मिलती। तो उसके साथ और भी पोल्यूटेंट्स आते हैं, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जो कि पोल्यूशन में ऐड कर देते हैं। इवन दो आपने स्टोर कर लिया उनको कैप्चर करके, बहुत सारे कार्बन एमिट हो ही जाता है फिर भी। फिर फाइनली आती है ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन में क्या होता है, फाइनली आता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में आप हाइड्रोजन उस तरीके से प्रोक्योर करते हो या एक्सट्रैक्ट करते हो जिस तरीके से जो एनवायरनमेंट है उसको कोई भी डैमेज ना हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप आसपास देखो अपने, ऐसा कौन सा जरिया है हाइड्रोजन का जो कार्बन नहीं है? वो है, क्या है? पानी, H2O। आपने क्या करा, देखो पानी के अंदर भी हाइड्रोजन है ना, पानी को लिया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा, इससे ऑक्सीजन को एक जगह हटाया दिया H2O में से, और हाइड्रोजन को अलग से हटा दिया। तो यहां से आपने हाइड्रोजन को क्या करा, निकाल लिया। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो बेसिकली कर करा के जो यहाँ पे हमने क्या करा है कि H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करा, और हाइड्रोजन को इससे हमने निकाल लिया अलग। तो इसमें कोई भी कार्बन कहीं नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, यहाँ पे पानी ही तो है सिर्फ। उसको आपने तोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस करके, और हाइड्रोजन को हमने प्रोक्योर कर लिया। तो सिंपल सी बात है, ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्योंकि इससे कोई भी एनवायरमेंटल डैमेज नहीं हो रहा। कुछ डिफरेंट इससे प्रॉब्लम्स है वो अलग है, बट इन जनरल यही है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाएं, और ऐसे ही हम ग्रीन हाइड्रोजन पे भी फोकस कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा। इसके कारण हम क्या करेंगे, हमारा एम ये है कि ऐसे करते हुए 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन पर पहुंच जाएंगे। नेट जीरो क्या होता है? नेट जीरो होता है कि एक इकोनॉमी जितना कार्बन एमिट कर रही है ना एनवायरमेंट में, उतना ही हम स्टोर कर रहे हैं। तो आपका जो कार्बन एमिटेड है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने 10 टन कार्बन एमिट करा, लेकिन 10 टन कार्बन स्टोर भी कर लिया, तो टोटल तो जीरो हो गया। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऐसा कैसे होगा? तो आप क्या करते हो, दोनों चीज़ें करते हो। एक तो कार्बन एमिशन कम करो, कार्बन एमिशन कम करोगे तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से आप रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांजिशन करोगे। तो आपका जो जो एमिशन है कार्बन का, पहली बात तो ये कम होगा। दूसरी चीज़, कार्बन कैप्चर बढ़ाना है। कार्बन कैप्चर कैसे बढ़ेगा? बहुत सारी टेक्नोलॉजी से कार्बन कैप्चर बढ़ेगा। पेड़ लगाओ, एफॉरेस्टेशन करो, आराम से कार्बन कैप्चर होगा। तो हमें कार्बन कैप्चर को बढ़ाना है और एमिशन को कम करना है। इससे हम नेट जीरो की तरफ बढ़ते जाएंगे, डीकार्बनाइज हो जाएगी हमारी इंडस्ट्रीज। ठीक है, और हमारा ये टारगेट है कि 2030 तक, 2030 के बाद से अब हम हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, ये इंडिया का टारगेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं अभी, इन सबको भी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, और ऑब्वियसली मेंस में तो एक क्वेश्चन बन ही जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन पे अपने आप। फाइन, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ जो ऑथर है वो ये बता रहे हैं कि रिसेंटली तक इंडिया ने ये जो टारगेट है अपना 5 मिलियन मेट्रिक टन हर साल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का 2030 तक, इसका हम अभी सिर्फ 10% ही अचीव कर पा रहे हैं। तो 2030 तक 10 को 100% ले जाना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है फिलहाल। ठीक है, मतलब जो प्रोग्रेस है हमारी बहुत ही स्लगिश है, बहुत ही धीरे है। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर डिस्पैरिटी है प्रोडक्शन कॉस्ट में। देखो जो ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन है ना, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट देखो क्या लिखी है यहाँ पे, $2 पर केजी के अराउंड है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है? अराउंड $6 पर केजी है। तो आप खुद देखो, अगर आज आप हाइड्रोजन का प्लांट लगाने वाले हो, तो आप कौन सा पिक करोगे एज अ बिजनेसमैन? वो जो 3 गुना ज्यादा पैसा देके आपको रिटर्न देगा, या फिर वो जो 3 गुना कम पैसे में ही आपको उतना रिटर्न दे देगा? तो एक बिजनेसमैन ग्रे हाइड्रोजन या फिर ब्लू हाइड्रोजन ही बनाएगा ना, वो ग्रीन हाइड्रोजन पे पैसा क्यों खर्च करेगा जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है? और यही रीज़न है कि ग्रीन हाइड्रोजन का ये जो हमारा टारगेट है, इसमें पहुंचने में हमें बहुत टाइम लग रहा है, और बहुत ही धीरे हमारी अभी प्रोग्रेस है। ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स है पूरी ग्रीन हाइड्रोजन की, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये नाम आपको याद रखने हैं,
क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीलिम्स में ना ये टर्म लिखे होंगे और बोलेंगे कि ये जो टर्म है अभी न्यूज़ में थे, बताओ ये क्या है या ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। एक ऑप्शन होगा ग्रीन हाइड्रोजन, तो वो आपका सही हो जाएगा। हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन ना लिखा हो तो लिखा होगा रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी भी नहीं तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये लिखा होगा, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। तो मतलब द थिंग इज कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टर्म्स हैं ये ग्रीन हाइड्रोजन से एसोसिएटेड है। अब लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ये एवरेज कॉस्ट है जनरेटिंग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कितनी कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की जो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ी सी अभी ज्यादा है, ठीक है। वो भी हमने देखा यहाँ पे, ये तो पर केजी है, बट इलेक्ट्रिसिटी में भी ग्रीन हाइड्रोजन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। दूसरी है इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसमें हाइड्रोजन को पानी से और ऑक्सीजन को पानी से अलग करा जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइजर जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसके कारण जो इनिशियल ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट डालना होता है, किसी को भी लगाना है, उसकी इनिशियल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इनिशियल कॉस्ट, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की इनिशियल कॉस्ट कितनी है, उसको ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल देते हैं। तो वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया जैसी, यहाँ पे जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। देखो, मैंने आपको यहाँ पे टर्म बोला था अभी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो हाइड्रोजन जो है वो न्यू एनर्जी में आती है। फिलहाल जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन बहुत एक्सपेंसिव भी है और नई भी है, तो इसके ऊपर जो रिस्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो बैंक्स हैं आपको लोन उस चीज़ पे थोड़ा सा सस्ता देंगे जिस पे रिस्क कम हो, और उस चीज़ पे थोड़ा सा महंगा लोन मिलेगा जिस पे रिस्क ज़्यादा हो। तो एक तो ये नया कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली, इतना नया भी नहीं है बट एनर्जी के वर्ल्ड में नया है, और इंडिया में तो बहुत नया है। एंड द थिंग इज कि ग्रीन हाइड्रोजन स्पेसिफिकली महंगा है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ग्रे ऑफ ब्लू हाइड्रोजन से। तो ग्रीन हाइड्रोजन में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम है। तो बैंक ये सारी चीज़ें देखता है और बोलता है ठीक है, आप ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगा सकते हो, मैं आपको पैसे भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। तो इससे क्या, बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो अब बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण भी जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी प्रोग्रेस कम है, ठीक है। मई की बात करें तो 27% जो अनाउंस्ड लार्ज स्केल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स थे वो फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक पहुंचे। मतलब जो हमारा एम है ना 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का हर साल 2030 तक, उसके लिए हम हर साल कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 27% प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब तक पूरे हुए हैं। इसका मतलब नहीं है ये प्रोजेक्ट्स ग्रीन हाइड्रोजन 100% कैपेसिटी पे बनाना चालू कर दिया उन्होंने, नहीं, वो तो अभी हुआ भी नहीं। ये प्रोजेक्ट्स फिनिश ही सिर्फ 27% हुए हैं, तो ये थोड़ा अभी स्लो चल रहा है। ये नंबर याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। जो नंबर आपको ध्यान रखने हैं वो ये सारे हैं, और 10% वाला भी ये नंबर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे क्या आपको एक आइडिया मिलेगा, और ऐसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स आते हैं तो बहुत इजीली आप उनको टैकल कर पाओगे। ग्रीन हाइड्रोजन पे मेंस पे क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो दैट इज इट। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। हाउ डज ला निना अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है जिसमें ये बता रहे हैं कि ला निना क्या होता है, एल नीनो क्या होता है। उसके पहले समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हम कर क्या रहे हैं बात। देखो क्या है, ये पैसिफिक ओशन है और ये है इंडियन ओशन, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब यूजुअली नॉर्मली देखा जाए तो एक इक्वेटोरियल करंट चलता है, मतलब ये यहाँ से इक्वेटर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से इक्वेटर जा रहा है। तो द थिंग इज कि यहाँ पे जो पानी का ऊपर का सरफेस है, पैसिफिक ओशन की जो सतह है, उस पे जो पानी का डायरेक्शन है इन जनरल, वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। पानी मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक करंट चलता है पानी का, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो करंट चलता है। और ये जो रीजन है पैसिफिक ओशन का, ये थोड़ा सा वार्म होता है, गर्म होता है। और यहाँ पे जो पैसिफिक रीजन है वो थोड़ा सा कोल्ड है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यूजुअली क्या होता है कि जब पानी गर्म होता है या कोई भी सरफेस गर्म है तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म होगी, ऑब्वियसली। तो जो ऊपर की हवा गर्म है, और हवा अगर गर्म होती है तो वो क्या करती है, ऊपर उठ जाती है और ज़्यादा राइज करती है।
और यहाँ पे देखो पानी की सतह कोल्ड है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो हवा है वो भी क्या होगी, कोल्ड होगी। और कोल्ड हवा क्या होती है, फॉल करती है, गिरती है, नीचे आती है। तो जहाँ पे पानी गर्म होता है उसके ऊपर हवा गर्म होती है, वो राइज करती है, हवा राइज करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है। और जहाँ पे हवा फॉल कर रही है, मतलब ऊपर से एटमॉस्फेयर में जो हवा है ना वो नीचे आ रहा है, तो लोगों पे प्रेशर हवा का ज़्यादा होगा, सिंपल। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन्हीं लॉजिक्स पर फिल्म्स में क्वेश्चन बनते हैं बाय द वे। तो आप प्लीज़ इसको ढंग से सुनिएगा। ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो एडिटोरियल वो भी स्टैटिक से ही लिंक्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और एक और आप चीज़ सुनो, अगर हवा और ऊपर जाएगी, गर्म हवा ऊपर जा रही है, और देखो समुद्र के ऊपर है तो उस हवा में मॉइस्चर भी है, तो गर्म हवा ऊपर जा रही है, तो गर्म है, उसके अंदर मॉइस्चर भी है, तो वो क्लाउड्स भी फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये चीज़ें होती है कि इस एरिया में गर्म हवा वगैरह तो ठीक है, यहाँ पे क्लाउड्स भी फॉर्म होंगे और बारिश भी होगी, और जबकि यहाँ पे थोड़ी सी ठंड रहती है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है, यहाँ पे इतनी बारिश नहीं हो पाती। एक और चीज़ क्या होती है, अब आप ये बेसिक लॉजिक है, देखो पैसिफिक ओशन का मैं ऐसे कॉलम बना रहा हूँ साइड से, ये तो पैसिफिक ओशन को हम ऊपर से देख रहे हैं, अब साइड से देखते हैं। ठीक है, तो ये पैसिफिक पैसिफिक ओशन का पानी है। देखो ऊपर का पानी ना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो मैंने आपको बताया, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पानी का सतह, ऊपर वाली सतह है। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो नीचे वाली सतह क्या करेगी, मतलब ये जो पानी है ना, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे तो ज़मीन आ गई, तो टकरा के नीचे जाएगा, फिर नीचे वाला पानी कहाँ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और फिर यहाँ से ऊपर आएगा। तो यूजुअली क्या होगा, जो पानी है वो इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद यहाँ पे तो नीचे चला आएगा, लेकिन इस साइड वो ऊपर आ जाएगा सतह पे, जो जमीन पे पानी था वो ऊपर आ जाएगा। इसको कहते हैं अपवेलिंग, इसको कहते हैं अपवेलिंग। अब अपवेलिंग से क्या होता है कि पैसिफिक ओशन की जमीन के अराउंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये जो पानी जब ऊपर आता है ना वापस यहाँ पे अपवेलिंग के कारण, तो ये न्यूट्रिएंट्स को पैसिफिक ओशन के सरफेस पे ले आता है। और ऊपर की साइड बहुत सारी फिश होती है जो इन न्यूट्रिएंट्स को खा के, सिर्फ फिश नहीं, बहुत सारे जू प्लैंकटन, फाइटो वगैरह होते हैं, जिसके कारण इन न्यूट्रिएंट्स के कारण जो फिश की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। और ये जो पूरा रीजन है साउथ अमेरिका का, यहाँ पे अच्छी खासी फिशिंग भी होती है। तो ये नॉर्मल कोर्स में होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल कोर्स में। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये ऐसे ही नहीं होती हमेशा, यहाँ पे थोड़ा सा ना, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ऑसिलेट करता रहता है, वैसे ही यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, ये ऑसिलेट करती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। इसी को बोला जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अभी एल नीनो क्या है और ला नीना क्या है ये देखते हैं। एल नीनो में क्या होता है कि ये जो पूरा ट्रेंड था नॉर्मल ईयर का, ये रिवर्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। एल नीनो में जो एरिया ठंडा होना था वो गर्म हो जाता है, मतलब पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट कोल्ड रहना चाहिए था वो गर्म हो जाता है ना। तो ये चीज़ होती है, और जो वेस्टर्न पार्ट गर्म होना था वो ठंडा हो जाता है। तो ऊपर जो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है एल नीनो के अराउंड, जो पूरा पैटर्न है वो रिवर्स हो जाता है। और ला नीना में क्या होता है, ला नीना में नॉर्मल, ला नीना में क्या होता है, जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन ही वो फॉलो करता है, लेकिन ये और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। मतलब यहाँ पे बारिश हो रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स बन रहे थे, तो यहाँ पे बाढ़ आने लग जाएगी। और यहाँ पे कम बारिश थी क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर जोन था, तो ला नीना बहुत तेज है तो यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। मतलब जो चीज़ हो रही है वो थोड़ी सी इंटेंस, वो थोड़ी सी एक्सट्रीम हो जाएगी। बस यही, ये पैसिफिक ओशन में ये चीज़ होती रहती है, जिनको आप ला नीना, एल नीनो बोल सकते हो, और इसी को एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का नाम भी दिया जाता है। तो ला नीना जो है वो जुलाई में आना था, लेकिन बहुत लेट हो चुका है और अब तक आया नहीं है। ये एक्चुअली आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग तो जुलाई के अंदर ऐसी कंडीशन हो जानी थी, बट हुई नहीं। ठीक है, और बोल रहे हैं कि अभी लेट होगी थोड़ी। तो ला नीना में क्या होता है, ये जो पूरा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है ना, जिसमें कभी इस साइड ट्रेंड हो जाता है, कभी इस साइड का ट्रेंड हो जाता है, यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, इसी को एनसो बोला जाता है। तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर होता है, एंड ऑब्वियसली तो हम देख ही चुके हैं। एल नीनो इसका उल्टा होता है, जिसमें वार्मिंग हो जाती है इस रीजन की। तो ये जो रीजन कूल है ला नीना में, एल नीनो में यही चीज़ गर्म हो जाती है, सिंपल। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ला नीनियर्स, जब भी ला नीना चल रहा होता है नॉर्मल कंडीशन के अगेंस्ट, तब नॉर्मल कंडीशन के अलावा
तब क्या होता है, इंडिया में अबव नॉर्मल रेनफॉल होता है। क्योंकि अब देखो, नॉर्मल ईयर में क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर क्लाउड्स बने, लो प्रेशर क्लाउड्स बने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लो प्रेशर हुआ। तो ये जो लो प्रेशर अगर बहुत तेजी से होता है तो इंडिया में भी इसका इफेक्ट दिखता है और यहाँ पे भी बारिश होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये लो प्रेशर इंडिया से दूर चला जाए तो जो बारिश करने वाला लो प्रेशर था वो यहाँ पे आ गया, तो देखो ये लो प्रेशर इंडिया से बहुत दूर है, तो इंडिया में बारिश बहुत कम हो जाती है, बहुत ही कम होती है। और लेकिन इससे क्या है, यूएस के अराउंड, यूएस के अंदर बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, क्योंकि अब यूएस की सतह, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में यूएस है, साउथ अमेरिका में चिली और ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ऐसी कंट्रीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है एल नीनो के कारण, और इंडिया के साथ में सूखा पड़ जाता है, क्योंकि लो प्रेशर जोन जो कि बादल बनाने वाला जोन होता है वो इंडिया से बहुत दूर है, ठीक है। लानीना में उल्टा है, लानीना में क्या है, लानीना में यूएस की सतह पे, देखो नॉर्मल नॉर्मल तो ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ पे इतना सूखा नहीं आएगा और इंडिया में बाढ़ नहीं आएगी। लानीना में जो चीज़ नॉर्मली हो रही है वो और एक्सट्रीम हो जाती है, तो इंडिया में बहुत तेजी से बारिश आती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। ये जितना भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, इसी पे, इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे प्रीलिम्स में लाइन बन के क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और इसी के जो लानीना में ऐसा होता है, और जो ड्राउट है अफ्रीका में वो इंटेंस हो जाता है, और हरिकेन जो है वो अटलांटिक ओशन में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? काफ़ी ऑब्वियस है ना, जब यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है लानीना में, तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम बनता है, मतलब आप ऐसा, ये बहुत ही सिंपल मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो वो पूरा सिस्टम कनेक्टेड है, पूरा सिस्टम कनेक्टेड है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, तो इंडिया को भी थोड़ा फायदा होता है इस लो प्रेशर से बादल बनने का। लेकिन देखो ये पूरा कनेक्टेड है, पूरा एटमॉस्फेयर, तो कहीं लो प्रेशर होगा तो कहीं हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है अफ्रीका के रीजन में, और हाई प्रेशर मतलब बादल नहीं होना, और ला नीना में ये चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है तो बादल बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे ड्राउट आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे भी ड्राउट आ जाता है। अब अगेन इसको, इसी चेन को आप काउंट करो, यहाँ पे लो प्रेशर है तो कहीं पे हाई प्रेशर भी होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, और ये क्या है, अटलांटिक ओशन। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना, पूरा ऐसे सीरीज में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कहीं पे हाई प्रेशर है तो कहीं पे लो प्रेशर होगा, और इसके राइट में और जाओगे तो मतलब यहाँ पे तो लो प्रेशर है ना, तो यहाँ पे कहीं हाई प्रेशर रहा होगा, तो ये जो रीजन है हाई प्रेशर वाला और ये लो प्रेशर वाले रीजन, तो ये तो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न, सॉरी वेस्टर्न पार्ट है, और ये अटलांटिक ओशन हो जाता है। तो अटलांटिक ओशन में लो प्रेशर बन रहा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है। वहीं ये ऑस्ट्रेलिया के पास वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये चीज़ हो रही है, इंडिया में भी थोड़ी चीज़ यही हो रही है, लेकिन अफ्रीका में जाके क्या होता है, हाई प्रेशर बन गया। वही चीज़ एल नीनो के ईयर में उल्टा होगा। एल नीनो में क्या हो रहा है, एल नीनो में ये जो, यही जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम ये इस साइड शिफ्ट हो जाता है बेसिकली, इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे बादल ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे हाई प्रेशर, इससे हाई प्रेशर का इम्पैक्ट थोड़ा इंडिया पर भी आता है, तो हमारे यहाँ पे एल नीनो में क्या होगा, ऑब्वियसली बारिश कम होगी, क्लाउड्स कम बनेंगे, इस पूरे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा एक तरह से। और ये देखो यूएस और साउथ अमेरिका जो है यहाँ पे हाई प्रेशर बन चुका है, लो प्रेशर बन चुका है, तो यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा होगी, और यही चीज़ आगे जाके यहाँ पे क्या बनेगी, हाई प्रेशर बनाएगी, तो अब अटलांटिक ओशन में क्या होगा, ड्राउट पड़ेगा, इतनी बारिश नहीं होगी, ठीक है। अगेन अब अफ्रीका में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो कहीं से तो हाई प्रेशर है यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट में लो प्रेशर होगा, मतलब तो यहाँ पे है लो प्रेशर, तो अफ्रीका के ऊपर लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा बाढ़, बहुत ज़्यादा बारिश। तो ये सिस्टम आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और यही चीज़, ये पूरी जो चीज़ है यहाँ पे, पूरा सिस्टम है, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा लानीना में, और इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा एल नीनो में। तो ऐसे ही लानीना और एल नीनो ऑसिलेट करते रहते हैं, इसलिए इसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बोला जाता है, और ऐसे ही ये क्लाइमेट को रेगुलेट करती है। तो लानीना में इंडिया में बारिश बढ़ जाती है, एल नीनो में इंडिया में बारिश कम हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एल नीनो में एक्सट्रीम समर आती है और इंडिया में ड्रॉट आ जाता है क्योंकि बारिश कम हो गई,
ठीक है। लेकिन साउथ ऑफ यूएस में बारिश बढ़ जाती है। क्यों? एल नीनो में यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बनता है, इसलिए यहाँ पे बारिश बढ़ जाती है। होता क्या है कि ये जो डेकेड है हमारा, जो 2020 से चालू हुआ है, इसमें अब तक 3 लानिना आ चुके हैं। मतलब 2021 में, 2022 में, 2023 में लानिना ही आ रहा है, और इसको ट्रिपल डिप लानिना बोला गया है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा ये क्या है, क्योंकि ये न्यूज़ में था इसलिए। ठीक है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो फ्रीक्वेंसी है लानिना और एल नीनो की, ये बदल सकती है, और इंटेंसिटी भी। क्लाइमेट चेंज की दो ही फिनोमेना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और दूसरा है इरेटिक पैटर्न। एक्सट्रीम इवेंट्स में क्या होता है, जहां पे अच्छी बारिश थी वहां पे बाढ़ आ जाती है, और जहां पे कम बारिश थी वहां पे सूखा पड़ जाता है। ठीक है। इरेटिक वेदर पैटर्न में क्या होता है, जहां पे बारिश आती थी वहां पे सूखा पड़ गया, और जहां पे सूखा पड़ जाता वहां पे बहुत तेज बारिश आ गई। तो मतलब पूरा क्लाइमेट ही जो है वो अजीब सा बिहेव करता है। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की ये थोड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। और कुछ ऐसे और भी इंडेक्स है, जैसे ओशियानिक नीनो इंडेक्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगेन इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओशियानिक नीनो क्या होता है, ये इससे आप पता लगा सकते हो कि ला नीना आ रहा है या एल नीनो। इस इंडेक्स में क्या होता है, जो 3 मंथ एवरेज है सी सरफेस टेम्परेचर की, जो समुद्र है उसका जो सतह है, सपोज मैं पैसिफिक ओशन का साइड से अभी फिर से बताता हूँ, ये पानी है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे लैंड है। पानी का जो सतह है ना, इसको कहते हैं सी सरफेस। तो सी का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना था पिछले 3 महीनों में, और उसको कंपेयर करा जाता है कि पिछले 30 सालों में कितना था। इनको कंपेयर करके एक इंडेक्स बनता है ओशियनिक नीनो इंडेक्स। इस कंपैरिजन में ये जो कंपैरिजन में जो इंडेक्स बताता है आपको, वो 0.5 से ज़्यादा है तो मतलब एल नीनो है आने वाला है, और 0.5 से कम होता है तो मतलब ला नीना आने वाला है। तो ये एक मेजरिंग टूल है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो अगेन इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते हैं, बने हैं पास्ट में, तो आपको ध्यान रखना है। एल नीनो ला नीना इस पूरे सिस्टम पे GS1 ज्योग्राफी में भी जो है एक मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग जजेस। इस पे डिस्कशन मैंने आपके साथ पिछले सेशंस में भी किया है, बट अगेन ये अलग से एक एडिटोरियल बन के आ गए, तो फिर से पढ़ लेते हैं इसको, रिवाइज ही हो जाएगा हमारा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जिन्होंने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, और उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट आ गई। इतनी कि राज्यसभा के 55 MPs ने क्या करा है, एक सबमिट करा है मोशन, जिसमें वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को रिमूव करने की मांग कर रहे हैं। तो अब ये कंट्रोवर्सी क्या है, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जजेस का इम्पीचमेंट न्यूज़ में आ गया तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है। तो समझते हैं कि जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है। तो मैं एक बार आपको क्रोनोलॉजी एक बार बता देता हूँ इसकी पूरे प्रोसीजर की, फिर ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है, राज्यसभा में जितने भी MPs हैं और लोकसभा में जितने भी MPs हैं, दोनों में से किसी भी हाउस में जो जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, दोनों में से किसी भी हाउस में किसी भी जज के अगेंस्ट कम से कम कुछ लोग आएंगे, मिनिमम लोग आएंगे, और वो कुछ सबमिट करेंगे स्पीकर को या चेयरमैन को। तो राज्यसभा में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको सबमिट करना पड़ेगा राज्यसभा के चेयरमैन को ये प्रपोजल कि उन्हें जज को हटाना है। लोकसभा में अगर कोई MPs चाहते हैं ऐसा कुछ, तो कम से कम 100 MPs को साथ में आना पड़ेगा, और ये जो प्रपोजल है उनको स्पीकर को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, दोनों में से किसी एक के पास ये प्रपोजल आ चुका है, और जो मिनिमम नंबर की क्वालिफिकेशन है वो भी पूरी हो गई। तो अब क्या है, चेयरमैन और स्पीकर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद डिसाइड करें कि क्या उनको इस प्रपोजल को एडमिट करना है या फिर इनको रिजेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर और चेयरमैन का अब ये खुद का डिसीजन है। ऑब्वियसली खुद का नहीं होता है, वो और भी पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, बट एनीवे जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि जो चेयरमैन है और जो स्पीकर हैं, उनमें से जिसके पास भी ये प्रपोजल है वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको इस प्रपोजल को एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो ये प्रपोजल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रपोजल खत्म। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, तो अब फिर थर्ड स्टेप आएगा। लेकिन फिर से सुनो, क्या पता जो जज है जिसको रिमूव करने की बात हो रही है वो चेयरमैन का भाई हो, और इसलिए चेयरमैन ने रिजेक्ट कर लिया, तो क्या अब वो जो जज है वो कभी रिमूव नहीं हो पाएगा? ऐसा नहीं है।
जो डिसीजन लिया गया है चेयरमैन का या स्पीकर का, इसको भी कोर्ट में चैलेंज करा जा सकता है, जिसको आप जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हो। तो जो ये डिसीजन है ना चेयरमैन या स्पीकर का, इस मोशन को, इस प्रपोजल को एडमिट करने का या रिजेक्ट करने का, इसको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर जुडिशियल रिव्यू के तहत। ठीक है, अब सपोज मान लेते हैं एडमिट कर लिया जजेस का ये एमपीज का ये प्रपोजल। अब क्या होगा, अब चेयरमैन या फिर स्पीकर जिसने भी एडमिट करा है, वो एक कमेटी बैठाएगा 3 लोगों की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, और एक बहुत ही एमिनेंट जूरिस्ट है। वो कोई भी हो सकता है, बहुत ही एक इंसान जिनको जुडिशरी की बहुत सालों से बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेप्थ में नॉलेज हो। ये कमेटी बैठेगी। अब यहाँ पे भी ये जो कमेटी है ये सर्च करेगी कि ये जो जज है, इनका जो इनके ऊपर जितने भी ये एलिगेशंस लगे हैं, क्या ये एलिगेशंस प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी जताते हैं या नहीं। अगेन एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं करा गया है कि प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करा गया है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जरूर है ये टर्म्स कि इन टर्म्स पे आप जजेस को हटाओगे, लेकिन इनका मतलब क्या है वो लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो 3 मेंबर की अभी कमेटी बनी है, अब ये डिसाइड करेगी कि प्रूव मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी है या नहीं। ठीक है, अगर इनको लगा कि नहीं है ऐसा कुछ, तो ये मोशन वहीं पे रुक जाएगा। इनको लगा कि हाँ है, जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही है, तो ये मोशन पास हो जाएगा। उसके बाद जाएगा चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या होगा, अब दोनों हाउसेज में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वोट करेंगे। पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, मिनिमम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक रिजोल्यूशन, एक प्रपोजल सबमिट करा था। अब होगी वोटिंग। अब वोटिंग में वोट्स चाहिए कुछ मिनिमम, तब जाके वो पास होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होगी, दोनों में कितने वोट्स चाहिए ताकि ये जो रेजोल्यूशन है पूरा ये पास हो। 2 टाइप के यहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए। एक मेजॉरिटी ये है कि द थिंग इज, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए, साथ में 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग भी चाहिए। मतलब दोनों हाउस में जितने भी टोटल मेंबर्स, मतलब टोटल सीट्स हैं, हो सकता है लोकसभा में 10 नहीं, लोकसभा में मान लेते हैं 100 सीटें खाली है अभी, और राज्यसभा में भी 50 सीटों पे कोई बैठा नहीं है, तो वो फर्क नहीं पड़ता टोटल सीट्स कितनी है या टोटल मेंबरशिप है कितनी, चाहे लोग आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। जितनी सीट्स है ना, उसका कम से कम 50% वोट हो, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे है प्लस का साइन। दूसरी कंडीशन, अब जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 लोगों को इसके फेवर में वोट करना होगा। मतलब मान लेते हैं अगर 100 लोग प्रेजेंट है, जैसे राज्यसभा में मान लेते हैं 250 सीट है और 100 लोग ही प्रेजेंट है, तो 100 लोगों का 2/3 हो गया 66 या 67 मान लो। तो क्या 67 लोगों ने वोट कर दिया तो ये पास हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि पहली बात तो राज्यसभा का जितना 50% है 125, कम से कम उतने वोट तो होने चाहिए। ऊपर से जितने लोग प्रेजेंट इन वोटिंग है उनका 2/3 भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस मीट होगी तब जाके ये 4th स्टेप पूरा हो गया। दोनों हाउसेज में होना चाहिए ऐसा। फिर फाइनल 5th स्टेप आता है, जिसमें प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल करेंगे, और फिर जाके वो जो जज हैं उनका इंपीचमेंट होगा। देखो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसीलिए आज तक इंडिया में कोई भी जज इम्पीच नहीं हुए हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स है। और इस प्रोसीजर को कॉम्प्लेक्स बनाने का रीज़न ही यही है ताकि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करा जा सके, और जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी को कंट्रोल ना कर पाए। इसलिए ये प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो ये चीज़ आपको जाननी थी, बस यही है, और बाकी सारी चीज़ें टेक्स्ट में यही लिखी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लेबर कमेटी आस्क्स सेंटर टू इंक्रीज मिनिमम पीएफ पेंशन। एक्चुअली होता क्या है कि इंडिया में जो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कंपनीज काम करती हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। तो होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ईपीएफओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्कीम चला रखी है पेंशन की, जिसमें सिंपल सा यही है कि जो इंसान, जो वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी है, उनकी सैलरी का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज जो गवर्नमेंट है वो कैलकुलेट करेगी और इस पर्टिकुलर एक फंड में डाल देगी, जिससे उनकी 60 साल के बाद, वैसे तो 58 ईयर्स है, 58 ईयर्स के बाद उनकी सैलरी मिलने लग जाएगी उनको, सॉरी उनकी पेंशन मिलने लग जाएगी उनको। ठीक है, और जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय करता है, वो भी कुछ परसेंटेज इसमें कंट्रीब्यूट करता है। सिंपल सा यही है। ठीक है, और उसके बाद जो है पेंशन मिलने लग जाएगी। तो जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतनी, उसी के अकॉर्डिंग ये फंड बनेगा,
और उसी के अकॉर्डिंग जो पेंशन है वो मिलेगी। तो जो मिनिमम पेंशन है वो है 1000 रुपये। मतलब मान लेते हैं कि ये जो फंड है उसमें ज़्यादा पैसे इकट्ठे हुए नहीं, ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट बोलेगी पैसे कम है, लेकिन फिर भी हम कम से कम आपको 1000 रुपये की तो मंथली पेंशन देंगे। जो बहुत सारी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो मिनिमम पेंशन है ना इसको आप बढ़ाओ। बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि इसको मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से आप 9000 रुपये करो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत पहले डिसाइड की गई थी 1000 रुपये जो मिनिमम पेंशन है, और इसको बढ़ाना चाहिए। सिंपल सी ये चीज़ है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी 1.16% अपने आप से इस पूरे फंड में डालती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर भी डाल रहा है, एम्प्लॉय भी डाल रहा है, और जो सेंटर है वो खुद भी डाल रही है। और इस पर सीलिंग है 15,000 रुपये पर मंथ की। मतलब उन्हीं एम्प्लॉयज़ को कवर करा जाता है जो कि 15,000 से कम कमाते हैं, प्लस वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। ये पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि ईपीएफओ चलाती है। ईपीएफओ 3 स्कीम्स चलाती है, जिसमें एक पेंशन स्कीम है, एक है प्रोविडेंट फंड जो रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा सा फंड मिल जाता है, और एक है इंश्योरेंस, वो न्यूज़ में नहीं है, तो इसी की बात मैंने भी की है। चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। यूएन टॉक्स ऑन ब्रॉड डील इन सऊदी फेल टू प्रोड्यूस पैक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि पिछले महीने नवंबर में मैंने डिस्कस करा था यूनाइटेड नेशंस का जो फ्रेमवर्क है कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज का, UNFCCC का, जिसकी COP29 हुई थी बाकू के अंदर। इस पे मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया था, ठीक है। इसके बाद जो साउथ कोरिया के अंदर बुसान है, वहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन की एक ट्रीटी पे डिस्कशन चल रहा था, और वहाँ पे जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी थी उसकी आखिरी और 5th मीटिंग थी 2024 के एंड में। उसमें भी कुछ नहीं निकला, वो भी मैंने आपको डिस्कशन वो भी डिस्कशन हमने किया था। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आया, वो भी डिस्कशन किया है। और अभी जो UNCCD है, जो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए एक कन्वेंशन है, उसकी अभी 16th मीटिंग थी। अभी इसका क्या था, COP16 था। यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ध्यान रख लेना, अभी COP16 था उसका, ठीक है। और सऊदी अरेबिया के अंदर ये हो रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी भी जो मीटिंग है उसमें भी कोई बाइंडिंग अग्रीमेंट या ट्रीटी नई बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो अभी नहीं बनी। तो मतलब फिलहाल क्या हुआ है, ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो अलग से इन तीनों पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऐसे में या फिर एनवायरनमेंट का कोई मेंस में क्वेश्चन है तो उसमें आप ये लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल कि देखो अभी रिसेंटली 2024 के एंड के अंदर ये तीनों जो मीटिंग्स हुई हैं इनका कोई भी अच्छा फेवरेबल कंक्लूजन निकल के नहीं आया। तो जो इंटरनेशनल गवर्नेंस है क्लाइमेट को लेकर एटलीस्ट, उस पर ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हो रही। ये अच्छा ईयर नहीं रहा, हो सकता है अगले साल कुछ इंप्रूवमेंट हो, बट यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। 196 मेंबर कंट्रीज़ हैं UN CCD की, ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें यूरोपियन यूनियन भी आती है, आता है एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये है, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल जो है वो जो मंगोलिया में COP17 होगी 2026 के अंदर UNCCD की, शायद वहाँ पे कुछ हो पाए, ठीक है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स बता रही है कि जो ड्राउट्स हैं, मतलब जो सूखा पड़ता है, उससे वर्ल्ड की 75% पॉपुलेशन अफेक्ट होगी 2050 तक। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी आज के सेशन में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड हैव अ गुड डे।